गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है मैं आपको पार्ट 15 अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो हमेशा की तरह आज की भी सुबह इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, ठीक है। देखिए, जो पाठ है हमारा, जो चैप्टर है हमारा, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है और उनमें क्या क्या नई प्रवृत्तियां जुड़ी हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं हम लोग। हम ये देखते हैं कि जो स्वतंत्रता से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, ठीक है ना, स्वतंत्रता से के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बड़ी खराब थी। भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक है ना, तो इसकी जो अवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अवस्था थी, बहुत ही क्या थी, बड़ी दयनीय, जिसको बोल सकते खराब बोल सकते खराब थी। ऐसी स्थिति हमारे भारतीय थी उस समय, ठीक है ना। तो इसका जो कारण था, भाई भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत खराब क्यों थी, इसका कारण क्या था कि जो उपनिवेश काल था, उपनिवेश यानी जिस समय अंग्रेजों का भारत पर शासन था, उपनिवेश काल, तो उस समय अंग्रेजों ने क्या क्या किया था। देखो, उसमें अंग्रेजों ने भारतीय कृषि, भारतीय उद्योग, ठीक है ना, भारतीय कृषि उद्योगों को पूरी तरीके से, ठीक है ना, उद्योग व्यापार, ठीक है ना, को भयंकर क्या पहुंचाया था, भयंकर नुकसान पहुंचाया था उन्होंने, ठीक है ना। तो जब ये उपनिवेश काल, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय इन्होंने भारत के जो जितने भी उद्योग थे, ठीक है ना, भारतीय जितनी भी कृषि थी, जो भी व्यापार था, उसको बहुत ही तरीके से भयंकर नुकसान इन्होंने पहुंचाया था, पूरा बर्बाद कर दिया था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे खुद बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या कहते हैं, भारत में जो कंडीशन थी पूरा खराब कर दी, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो समस्या यह है कि जब भारत स्वतंत्र होता है, जब भारत स्वतंत्र हुआ, ठीक है, तब चुनौती उसके सामने थी। क्या थी? चुनौती थी, ठीक है ना। चुनौती क्या थी? विकास के मार्ग पर, ठीक है ना। चुनौती अब यही थी कि भाई हमें भी क्या करना पड़ेगा, तो विकास तो करना ही पड़ेगा। तो विकास के मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर करना है, ठीक है ना, तीव्र गति से बढ़ना, ये हमारे सामने क्या थी, एक बड़ी चुनौती थी उस समय कि किस तरीके से हम जो है तीव्र मार्ग से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ना है, हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब देखो, सरकार द्वारा जो प्रयत्न किए गए, ठीक है ना, तो पिछले जो दशक रहे हैं, पिछले दशकों में, दशक का मतलब 10 साल का समय को दशक कहते हैं। तो पिछले दशकों में तो भारतीय अर्थव्यवस्था रही है, क्या रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो रहती है, ठीक है ना, इसके विकास के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किए गए जो प्रयत्न हैं, क्या है, प्रयत्न, जो प्रयत्न किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन्हीं के कारण, ये कारण क्या हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए, अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, सुधार हुए, ठीक है ना, ठीक है ना। इस दौरान तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुए। अब देखो, 1950 के दशक में क्या होता है, ठीक है ना। अब अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे इस समय, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ठीक है ना। तो इस दौरान क्या किया, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ठीक है ना। और इन निर्णयों से क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति विकास पथ को निर्धारित किया गया, किस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाना है। कि 1990 का जो दशक आया, ठीक ना,
1900 के जो 90 का दशक आया, इसमें आर्थिक सुधार किए गए थे। क्या क्या गए थे? आर्थिक सुधार किए गए थे। आर्थिक सुधारों में जो महत्वपूर्ण है कौन कौन है? उदारीकरण था, ठीक ना, निजीकरण था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन प्रमुख जो है सुधार किए गए थे और इन सुधारों को आर्थिक सुधार कहते हैं, है ना। तो आर्थिक सुधारों ने क्या किया? भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को निर्धारित किया। क्या किया? भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को निर्धारित किया, ठीक है ना। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित या पिछड़ी तथा विकासशील अर्थव्यवस्था की निश्चित लक्षण व्यतीत होती है, ठीक ना। यानी अभी इस समय हम क्या है? भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। किस टाइप की है? विकासशील है, ठीक ना। अब विकासशील का मतलब होता है विकास के पथ पे अग्रसर है, मतलब आगे बढ़ रही है, ठीक ना, विकसित हुई नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टर्म आ रहा है, बार बार एक चीज आती है कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो हम समझे इसको। नोट है आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट चीज है। क्या होता है कि एक देश, देखिए परिभाषा है, इसको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं है ना और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं के द्वारा, आदि क्रियाओं से जुड़ा तंत्र अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। जो एक देश से क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जुड़ा हुआ जो तंत्र होगा वो क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और इसका उदाहरण है भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे जो टॉपिक अपना है, टॉपिक वाइज चलते हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे सब चीजों को। तो पहले हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में कैसे थी, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है। देखिए प्रति व्यक्ति आय और जीवन गुणवत्ता क्या है? प्रति व्यक्ति आय हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जीवन गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, ठीक है ना, का निम्न स्तर क्या है? का निम्न स्तर, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को बताते हैं। अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को बताता है, ठीक है ना। यानी जिस भी अर्थव्यवस्था में जो व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी और जीवन की गुणवत्ता का निम्न स्तर अगर होता है तो वो अर्थव्यवस्था कैसी होती है? पिछड़ी होती है, ठीक है ना। यानी व्यक्तियों की जो प्रति व्यक्ति उनकी आय भी सही नहीं हो और गुणवत्ता भी सही नहीं हो, यानी उनके जीवन की गुणवत्ता भी सही नहीं हो, कम उम्र में वो मर जाते हो, ठीक है ना, बीमार हो जाते हो, ऐसी अर्थव्यवस्था कैसे रहेगी? पिछड़ी अर्थव्यवस्था रहती है, ठीक है। अब देखिए कृषि पर अत्यधिक निर्भरता रहती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता रहती है। तो हमने देखा था
पिछले पाठ में मैंने आपको पढ़ाया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 55.54% लोग खेती में लगे हुए हैं। लेकिन खेती में हमारी निर्भरता क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। और ये तो परसेंटेज जो अभी की है, पहले तो अपने केवल 70% लोग जनसंख्या की जो है भारतीय वो किसमें लगी थी, खेती में लगी रहती थी, ठीक है ना। तो कृषि पर ज्यादा निर्भरता है। फिर हमारे उत्पादन की जो तकनीक है वो बहुत पुरानी है, उत्पादन की तकनीक कैसी है, पुरानी तकनीक है, ठीक है ना। फिर छिपी हुई बेरोजगारी है, इसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। छिपी हुई तथा संरचनात्मक बेरोजगारी, कौन सी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है ना। बेरोजगारी की अधिकता ये भी भारत में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। ये उत्पादन की तकनीक पुरानी है तो उत्पादन कम होता है। और छिपी और क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी की भी अधिकता होती है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पाई जाती है भारत के अंदर। ऐसी समस्या है, यानी ये छिपी हुई बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें काम तो करते हैं व्यक्ति लेकिन वो काम करते प्रतीत नहीं होते, यानी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही है जैसे कि एक खेत के अंदर जरूरत तो 3 व्यक्ति की है लेकिन वहाँ पे काम कर रहे हैं 5 व्यक्ति, तो उत्पादन तो जो श्रम है वो तो क्या होता है, विभाजित होता है, लेकिन इस उत्पादन में कोई भी अंतर नहीं आता है, ठीक है। श्रम विभाजित हो गया, उत्पादन में कोई अंतर नहीं आया। इससे वो जो 2 व्यक्ति हैं अगर उनको हटा भी दे तो भी उत्पादन वही रहना है, इसलिए वो जो 2 व्यक्ति वो क्या है, वो बेरोजगार है। वो कैसी बेरोजगारी होगी, वो छिपी हुई बेरोजगारी होगी, ठीक है ना। फिर उच्च जनसंख्या दर क्या है, उच्च जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर, ठीक है ना। ये अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के लक्षण है, ठीक है ना, पिछड़ेपन के लक्षण है, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसा है। तब हमने बात की थी प्रतिव्यक्ति आय की, बात किसी की थी, प्रतिव्यक्ति आय की हमने बात की थी। तो पहले जो बिंदु हम पढ़ेंगे प्रतिव्यक्ति आय, क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रतिव्यक्ति आय क्या है। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम है। पहली बात तो क्या है, भारत में क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर, आय का स्तर जो है बहुत नीचा है। स्तर क्या है, ठीक है ना, निम्न है। प्रति व्यक्ति आय भारत की बहुत कम है, यानी भारत की जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी आय मान बहुत ही कम है, जिससे वो अपनी बेसिक चीजें नहीं ले पाता है, ठीक है ना। तो यही चीज जो है अविकसित अर्थव्यवस्था का प्रतीक होता है। अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए 2015 में क्या बताया था कि जो प्रति व्यक्ति आय थी भारत की, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 1950 या 1590 डॉलर थी, 1590 डॉलर थी, ठीक ना। तब इस हिसाब से भारत का जो विश्व में स्थान हो गया, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान, भारत का विश्व में स्थान कितना रह गया, 170वां था। कितना था, 170वां था। ये भारतीय स्थिति थी। कब की बात है ये 2015 में जब भारतीय प्रति व्यक्ति आय 1590 डॉलर थी, तो विश्व में भारत 170वें नंबर पे था। यानी भारत से भी कई ऐसे देश होंगे जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो ज्यादा होगी, ठीक है ना। देखिए स्थिति क्या है कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है ना, भारत की प्रति व्यक्ति आय, भारत की
प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना। ये अमेरिका यानी केवल अमेरिका, ठीक ना, इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस तथा जर्मनी, ठीक ना, से कम है। जैसे विकसित देशों से कम है, जैसे विकसित, ठीक ना, देशों से कम है, ठीक है। यानी केवल अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों से कम है, बल्कि क्या है, हमारे जो प्रति आए हम चीन से भी कम है। चीन और श्रीलंका छोटा सा देश है, भारत के पड़ोसी देश है, उसकी प्रति आय भी हमसे ज्यादा है ना। जैसे पड़ोसी देशों से भी कम है, पड़ोसी देशों से भी कम है, ठीक है ना। ये स्थिति भारत की है। तो देखो क्या पृथ्वी की आय के निम्न स्तर के कारण लोगों का जीवन स्तर भी निम्न है ना। यानी इसी कारण से क्या होता है, जीवन स्तर भी निम्न होता है। भाई देखिए आपके पास पैसा होगा तो अपने लिए जरूरत की वस्तु खरीद के लाएंगे, ठीक है ना। जो भी जरूरत की जो चीजें हैं जो आपके जीवन के बहुत जरूरी है, ठीक है, लाइट, पानी, बिजली, ठीक है ना, और खाना पीना, घर, गाड़ियाँ, स्कूलें बच्चों के लिए, जीवन स्तर के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो है आपकी हेल्थ, जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, ये सब एक व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है ना। और प्रति व्यक्ति आय अगर सही होगी तभी ये चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी कारण जो जीवन स्तर जो होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर नहीं, भारत के जीवन स्तर भी क्या है, निम्न है, ठीक है ना। मतलब एक बात ये है कि जितना अच्छा पैसा आपके पास रहेगा उतनी ज्यादा आपके जीवन स्तर अच्छा रहता है, ठीक है ना। फिर दूसरा जो है, जो हम बात करते हैं जीवन स्तर की बात करते हैं, जीवन की निम्न गुण, जीवन स्तर की निम्न गुणवत्ता, ठीक है। अब देखिए इसमें देखते हैं हम बात क्या है कि शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए क्या होती है, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ठीक है ना। ये जीवन की गुणवत्ता के क्या है, जीवन की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण कारण होते हैं कि दो सबसे प्रभावी निर्धारक है, ठीक है ना, निर्धारक व संकेतक होते हैं ये। यानी ये आपकी भी आपका जीवन की गुणवत्ता सही है या नहीं, ये मालूम किससे चलता है, शिक्षा और स्वास्थ्य से पता चल जाता है। यानी अगर जितना पढ़े लिखे होंगे और जितना आपके स्वस्थ रहोगे उतनी ही आपकी जीवन की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एक संकेत है, जितना शिक्षा और स्वास्थ्य आपका सही रहेगा तो आपकी जीवन की गुणवत्ता भी सही रहती है, ठीक है ना। और ये मानव कल्याण के अभिन्न अंग भी होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो अगर शिक्षा गुणवत्ता नहीं रहेगी तो प्रति व्यक्ति आय हमेशा क्या रहेगी, निम्न रहेगी। प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की कमी के कारण निम्न हो जाती है, निम्न हो जाती है, ठीक है। अब निम्न हो जाएगी तो क्या होगा कि ज्ञान प्राप्त स्वस्थ रूप से जीने की क्षमता होती है, तभी वो आय का उपयोग करने में सक्षम होगा। यानी अगर व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे, यानी व्यक्ति शिक्षित होगा, वो स्वस्थ होगा, तभी उन पैसों का वो ज्यादा आय प्राप्त करने की वो जो विचार है वो कर पाएगा, है ना। सोच पाएगा कैसे मुझे पैसा कमाना, तो इसके आइडिया उसके दिमाग में आ पाएंगे। वो कब आएंगे, जब वो शिक्षित और स्वस्थ होगा, ठीक है ना। अब भारत में क्या है, शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है अभी, ठीक है ना। भारत में देखिए भारत में शिक्षा का स्तर देखें, शिक्षा का स्तर कैसा है, निम्न है, ठीक है ना। भारत में शिक्षा का स्तर कैसा है, निम्न है। अब शिक्षा का स्तर भारत में निम्न है
तो कैसे हैं, और ये मालूम कैसे चलता है, निम्न साक्षरता दर से मालूम चलता है। निम्न कैसे पता चलता है, निम्न साक्षरता दर से मालूम चलता है। ठीक है, देखें 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, तो इसके अनुसार क्या था, साक्षरता दर जो थी भारत की, साक्षरता दर जो थी भारत की कितनी थी, 74.04% थी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसका मतलब ये है कि 74 यानी कि अभी भी 25% जो जनसंख्या वो क्या है, पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर है। 1/4 जनसंख्या क्या है, 1/4 जनसंख्या निरक्षर है। ठीक है ना। स्वास्थ्य जो होता है, स्वास्थ्य स्तर की बात करते हैं हम, तो स्वास्थ्य स्तर है ना, को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से नापा जाता है। किसे, जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। ठीक है ना। तो स्वास्थ्य के स्तर कैसे पता चलेगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कैसी है, जन्म के समय जो बालक है वो कितने समय तक जीवित रहता है, उससे मालूम चलता है। देखिए, जो विश्व बैंक है वो कहता है, विश्व बैंक के अनुसार क्या था, वर्ष 2014 में, ठीक ना, वर्ष 2014 में क्या थी कि जो जीवन प्रत्याशा थी, है ना, जन्म के समय है ना, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो थी, जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 68 वर्ष की थी, कितनी थी, 68 वर्ष की थी। और जापान और चीन की तुलना में ये बहुत कम होती है, जापान और चीन की तुलना में बहुत कम है। ठीक है ना। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो है 68 वर्ष थी, जबकि जो जापान और चीन की तुलना में बहुत कम। और हमें सबको पता है कि विश्व में जापान और चीन ये ऐसे देश है जहाँ पे सर्वाधिक बूढ़े लोग रहते हैं। बूढ़े लोग भी ऐसे हैं जिनकी उम्र 102 साल 117 साल ऐसे हैं। ठीक है ना। तो ये वहाँ पे रहते भी हैं। ठीक है ना। अब ये जीवन प्रत्याशा होती क्या है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या होती है, देखें, ये होती है चालू जनांकीय स्थितियों में एक नवजात के प्रत्याशित, यानी प्रतिशत में उसकी जो प्रत्याशित जो उम्र होती है, औसत आयु का सांख्यिकीय माप, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कहलाती हैं। ठीक है ना। ये चालू जनांकी की स्थिति में एक नवजात की जो प्रत्याशित औसत आयु का सांख्यिकीय माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कहलाती है। ये इसका क्या है, जीवन प्रत्याशा है। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है हमारा वो हो जाएगा गरीबी की समस्या। क्या हो जाएगा, ये सब हमारे अविकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं, गरीबी की समस्या। देखो, सभी अविकसित राष्ट्रों की तरह क्या भारत भी गरीबी की समस्या का सामना करता है। यानी भारत में गरीबी ठीक ना, एक चुनौती है,
ये चुनौती समस्या है, ठीक है। अब देखिए एक भाई साहब अपने सुरेश जी तेंदुलकर, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर से कोई लेना देना नहीं इनका, ठीक है ना। सुरेश तेंदुलकर ये कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने अनुमान लगाया था कि 2011-12 में, है ना, भारत में 21.92% लोग क्या हैं, गरीब है, ठीक है ना। और गरीबी वह स्थिति होती है, देखिए गरीबी क्या है, गरीबी वह स्थिति है, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जो है अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति न कर सके, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर सके, ठीक है ना। यानी गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, गरीबी कहते हैं। यानी वो एक स्थिति होती है, ठीक है ना। और स्वतंत्रता के बाद ये ना अभी तक जो है, अभी तक भारत में है, अभी तक गरीबी का निवारण नहीं हुआ है, गरीबी निवारण नहीं हो सका, ठीक है। और इसी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने बहुत बड़ी क्या है, समस्या है ना। इसमें क्या होता है कि जो विकास के जो लाभ होते हैं ना, विकास के लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचते हैं, गरीबों तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। गरीबों तक जैसे लाभ पहुंच नहीं पाते हैं। और मैंने बताया कि आज भी जो है 1/4 जो जनसंख्या है वो गरीब है, ठीक है ना। और जब तक गरीबी रहेगी तब तक राष्ट्र जो पिछड़ेपन से बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। और यह जो है हमारी, यह जो स्थिति है हमारी अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था, ठीक है, के अविकसित पिछड़ेपन को दर्शाती है, उनको दर्शाती है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न हैं। इसका आपको उत्तर पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छी हैंडराइटिंग में अपना नाम, तारीख और दिन के साथ भेजें मुझे, ठीक है। धन्यवाद।